सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीओ के बारे में। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है आईपीओ एंड सारे बेसिक कंसेप्ट्स आईपीओ के रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो मान लेते हैं कि कोई कंपनी है XYZ एंड उस कंपनी को एक्सपैंड होना है। अब आपको पता है जब भी कंपनी को एक्सपैंड होना होता है बड़े स्केल पे, तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है फंड्स को जनरेट करना। अब XYZ कंपनी को फंड्स जनरेट करने हैं। अब अगर कंपनी को चाहिए 10-15 करोड़, तो वो तो बैंक से भी उठा सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी कंपनी बैंक से पैसा उठाती है ना, तब हम उसको कहते हैं कि डेप्ट पे पैसा उठाया, मतलब उस पैसे पे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड अगर कंपनी को चाहिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए कंपनी को, तो वो एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल से उठा सकती है। एंड अगर कंपनी को चाहिए 500, 1000, 2000 करोड़ चाहिए, तो वो पैसा उठाते हैं पब्लिक से। अब पब्लिक से उठाते हैं पैसा शेयर्स बेच के। जब कंपनी अपने शेयर्स बेच के पैसा उठाए, तब हम उसको कहते हैं इक्विटी पे पैसा उठाना। इक्विटी पे पैसा उठाना। अब आईपीओ समझाने से पहले मैं आपको डेप्ट और इक्विटी के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। जब हम डेप्ट से पैसे उठाते हैं ना, डेप्ट पे पैसा उठाना मतलब हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब ये माना जाता है कि डेप्ट पे पैसा उठाना थोड़ा रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है? अगर आपको लॉस भी हो रहा है तब भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। एंड ऐसे ही इक्विटी पे पैसा उठाना क्या होता है? शेयर्स बेच के पैसा उठाना। अब शेयर्स बेच के पैसा उठाना थोड़ा एक्सपेंसिव माना जाता है। अब ये एक्सपेंसिव क्यों माना जाता है? अब आपको नहीं पता जो सा आपने शेयर बेचा है वो कल को, आपने 100 रुपये का बेचा है वो कल को 200 का हो जाए। तो ये मानते हैं कि जिनसे इक्विटी पे पैसा उठाना है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड डेप्ट पे पैसा उठाना रिस्की होता है। अब अगर कंपनी को चाहिए 500, 1000, 2000 करोड़, जैसे कि मैंने बताया, वो पब्लिक से पैसा उठाती है। अब पब्लिक से पैसा उठाने के लिए कंपनी को अपना आईपीओ लेके आना पड़ता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये एक ऑफर होता है पब्लिक को कि वो आए एंड इन्वेस्ट करे उस कंपनी में। अब आईपीओ लाने से पहले कंपनी की ना वैल्यूएशन होती है, कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल कंपनी की वैल्यू निकाली कि 10,000 करोड़, कंपनी की वैल्यू 10,000 करोड़ निकाली गई एंड कंपनी को चाहिए, फॉर एग्जांपल कंपनी को पब्लिक से 2,000 करोड़ चाहिए, मतलब उसको अपनी वैल्यू का 20% चाहिए ना, कंपनी को 2,000 करोड़ चाहिए। अब डिसाइड होगा कि कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करेगी एंड हर शेयर की कितनी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी 2,000 करोड़ चाहिए कंपनी को, अगर कंपनी पर शेयर की वैल्यू 200 रखती है, पर शेयर की वैल्यू 200 रुपये रखती है, तो कितने शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी, कितने शेयर्स कंपनी के अलॉट कर सकती है? हम 2,000 को डिवाइड कर देंगे 200 से, तो ये बना 10 करोड़। मतलब कंपनी अगर 200 पर शेयर रखेगी, 2,000 करोड़ चाहिए कंपनी को, 200 पर शेयर वैल्यू रखेगी, तो वो 10 करोड़ शेयर से अलॉट करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर 400 रुपये पर शेयर की वैल्यू रखी तो 5 करोड़ शेयर से अलॉट करेगी। सो ये एक डिसाइड होता है कि कितना पर शेयर की वैल्यू होगी एंड कितने जो से शेयर्स है वो अलॉट होंगे। सो आईपीओ लाने से पहले एक तो कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है एंड एक कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स अलॉट होंगे, पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ये सब कुछ डिसाइड होता है। एंड एक और चीज़ डिसाइड होती है, वो होता है लॉट साइज, कि कंपनी का लॉट साइज क्या होगा। अब जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे, हमेशा लॉट साइज में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने लॉट साइज 50 का निकाला, मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको 50 क्वांटिटीज़ बाय करनी पड़ेंगी। आप 1, 2, 10, 15 क्वांटिटीज़ नहीं बाय कर सकते, आपको 50 क्वांटिटीज़ बाय करनी पड़ेंगी। एंड अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाय करनी है तो इसके बाद 100 क्वांटिटीज़ बाय करनी पड़ेंगी। मतलब अगर आप 100 क्वांटिटीज़ बाय कर रहे हो तो मतलब 2 लॉट बाय कर रहे हो, 50 कर रहे हो तो 1 लॉट बाय कर रहे हो। ठीक है, आपको लॉट साइज में बाय करना पड़ेगा। सो जब ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है, वैल्यूएशन, पर शेयर वैल्यू, लॉट साइज वगैरह ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है, उसके बाद कंपनी लेके आती है अपना आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफर होता है पब्लिक को कि वो आए एंड इन्वेस्ट करे अपनी मनी आईपीओ के अंदर। ठीक है, अब अगर हमने आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। हम आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। अब ना आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 तरह के लोगों के लिए एक कोटा फिक्स होता है, मतलब इतने परसेंटेज ऑफ शेयर्स ये लोग ही खरीद सकते हैं। वो 3 तरह के लोग कौन से होते हैं? एक होते हैं QIBs। QIBs होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होगी जो कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में, वो होते हैं QIBs, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद दूसरे तरह के लोग हो गए NII।
NII हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि 2 लाख से ज़्यादा के अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं IPO में, वो होते हैं NII। एंड तीसरे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, तीसरे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो 2 लाख से कम की अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं IPO में। अब अगर आप 2 लाख से कम के अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो IPO में तो आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आओगे। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहे हो IPO में तो आप NII की कैटेगरी में आओगे। अब ये तीनों के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ शेयर्स फिक्स रहते हैं, जैसे इतने परसेंटेज ऑफ शेयर्स QIB खरीद सकते हैं, इतने रिटेल इन्वेस्टर से खरीद सकते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है। अब अगर आपने अप्लाई कर दिया IPO में, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ये बिल्कुल गारंटी नहीं होती कि आपको अलॉटमेंट मिले ही मिले, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ना IPO की डिमांड बहुत होती है मार्केट में, हर जगह IPO की चर्चा हो रही होती है, तो इसकी वजह से ना जो सी पब्लिक है वो ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर देती है IPO में, ठीक है। जैसे कि हमने इधर एग्जाम्पल लिया था कि कंपनी को चाहिए 2000 करोड़ रुपये, कंपनी को 2000 करोड़ रुपए चाहिए। अब सपोज कि अगर इसके IPO की बहुत डिमांड होगी मार्केट में एंड पब्लिक ने कुल मिला के 6000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए इस IPO में, तो होगा क्या कि कंपनी सिर्फ 2000 करोड़ ही रखेगी एंड बाकी के 4000 करोड़ वापिस कर देगी पब्लिक को। तो ये जो सा प्रोसेस होता है ये होता है अलॉटमेंट का प्रोसेस, ये होता है अलॉटमेंट का प्रोसेस। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट होती है। जब हम अप्लाई करते हैं तो गारंटी नहीं होती कि हमें अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जिन लोगों को नहीं मिलती अलॉटमेंट, उनका क्या होता है कि जितनी मनी उन्होंने इन्वेस्ट की होती है IPO में, वो सारी मनी उनको रिफंड मिल जाती है, वो उनको वापस मिल जाता है वो मनी, ठीक है। अब ये पहले हो गया अप्लाई करना, फिर हो गया अलॉटमेंट होनी, उसके 2-3 दिन बाद होता है कंपनी लिस्ट। कंपनी होती है लिस्ट, कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। इंडिया में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE, दूसरा है BSE। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको एक काम करना है कि आपको ना कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि NSE एंड BSE में कितनी कंपनीज लिस्टेड है, ये आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अब कंपनी जब लिस्ट होगी वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है या दोनों पे हो सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम इधर ही एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 400 रुपये कंपनी का शेयर था, पर शेयर की वैल्यू IPO से पहले 400 रुपये रखी थी कंपनी ने। अब जब कंपनी लिस्ट होगी, अगर कंपनी लिस्ट होगी 800 रुपये पे, 400 रुपये था पर शेयर की वैल्यू पहले एंड कंपनी लिस्ट होगी 800 पे, तो हम इसको कहेंगे गेन ऑन लिस्टिंग की ज़्यादा पे लिस्ट हुई कंपनी, अगर कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा पे लिस्ट हुआ। अगर ये कंपनी का पर शेयर प्राइस IPO लाने वक्त 400 रुपये चल रहा था एंड जब लिस्ट हुई कंपनी तब हुई फॉर एग्जांपल 200 पे, तो हम कहेंगे कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुई कंपनी। तो हमने क्या कवर किया इसमें कि कंपनी IPO क्यों लेके आती है, जब उसको ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जब उसको बड़े स्केल पे एक्सपेंड होना होता है तब कंपनी अपना IPO लेके आती है। इसमें क्या होता है कि हमें पहले अप्लाई करना होता है। ये IPO लाने वक्त कंपनी सारा डिसाइड करती है वैल्यूएशन वगैरह, कितना पर शेयर वैल्यू होगी, कितना मनी उसको लेनी है, जनरेट करनी है, कितने शेयर्स उसको अलॉट करने हैं, लॉट साइज क्या है, ये सब कुछ डिसाइड होता है। उसके बाद IPO आता है। IPO में क्या होता है, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई 3 तरह के लोगों के लिए अलग अलग कोटा फिक्स है। 3 तरह के लोग कौन से, QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1-2 दिन बाद ना अलॉटमेंट होती है कि किसी किसी को शेयर मिलता है, तो वो अलॉटमेंट में डिसाइड होता है कि किसको शेयर मिलेगा एंड किसको नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या होता है कि कंपनी लिस्ट होती है। कंपनी NSE या BSE या दोनों पे किसी पे भी लिस्ट हो सकती है एंड उसके बाद अगर अमाउंट पहले से ज़्यादा पे लिस्ट हुई, कंपनी 400 चल रही थी 800 पे लिस्ट हुई, तो हम कहेंगे गेन ऑन लिस्टिंग। 400 पे चल रही थी 200 पे लिस्ट हुई, तो इसको हम कहेंगे कि डिस्काउंट ऑन लिस्टिंग, ठीक है। ये था कंसेप्ट IPO का। इसके बाद जब कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद वो नॉर्मल होता है, वो बाय सेल आप उसमें कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या था, जब आपने IPO में इन्वेस्ट किया था ना, तब आपने जिनसे मनी दी थी वो कंपनी को दी थी, आपने कंपनी को मनी दी थी, उसके बदले आपको शेयर्स मिल रहे थे। अब जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, अगर इसके बाद आप बाय सेल करोगे तो आप दूसरे लोगों के साथ करोगे, मतलब जिसने सपोज के IPO में शेयर खरीदा था, IPO में इन्वेस्ट किया था एंड उसको 50 क्वांटिटीज़ मिल गई। अब वो 50 क्वांटिटीज़ बेचने जाएगा, जब लिस्ट होगी कंपनी बेचने जाएगा, तो वो किसी और इंसान को बेचेगा,
वो कंपनी को नहीं बेचेगा, वो किसी और इंसान को बेचेगा। वो रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी वो रेगुलेट करती है कि सब कुछ प्रॉपरली चले। ठीक है, ये था आईपीओ के रिलेटेड सारा बेसिक कंसेप्ट। मैंने कोशिश की सब कुछ बेसिक्स बताने की इस वीडियो में आईपीओ के रिलेटेड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।